गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने फार्मूला डिराइव किया था फोर्स का, एंड दैट इज F इज इक्वल टू ma। इस फार्मूले से हमको फोर्स की यूनिट मिली थी, ठीक है, और इस फार्मूले से हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता पड़ता है। यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यूनिट एंड मैग्नीट्यूड बताता है फोर्स का। अब इसके आगे की हम चीज़ पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम जाएं, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इम्पल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मोमेंटम तो आपने पढ़ा ही है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इम्पल्स की। आप एक एग्जाम्पल लो कि आप एक छोटी सी बॉल है और उसको वॉल में हिट करते हो, यानी कि गेंद है आपके पास छोटी सी और उसको आप वॉल में हिट करते हो। वो वॉल को हिट करती है और रिबाउंड होती है, ठीक। हो सकता है वही मोमेंटम हो उसका, जो मोमेंटम उस साइड में था जाते टाइम, लौटते टाइम भी वही मोमेंटम हो सकता है कुछ कम हो, बट बॉल बहुत थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में आती है, जाती है, हिट करती है और रिबाउंड हो जाती है। तो बहुत थोड़े टाइम इंटरवल के लिए बॉल रिबाउंड हुई, इसके बीच वो रुकी भी, उसमें जब वो कांटेक्ट में थी तो रुकी, तो उसका मोमेंटम जीरो हुआ। यानी पहले मोमेंटम है P1 इज इक्वल टू mv1 और ये है इस डायरेक्शन में, फिर वो हो जाता है जीरो और देन वही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में इनिशिएट हो जाता है, ठीक। तो ये सब कैसे होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फोर्स अगर एक्टिवेट हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट में आ जाए नेट फोर्स, तो वो कहीं ना कहीं मोमेंटम के फॉर्म ले लेता है, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्म ले लेता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट गया, वॉल को हिट किया, वो रुका, तो उसका तो मोमेंटम जीरो हो गया। लेकिन अब उसमें अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कहाँ से आया? तो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम अगर जनरेट हुआ है, इसका मतलब फोर्स लगा है बॉल पर, वॉल से फोर्स लगा है, जब ही मोमेंटम जीरो होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में उसमें मोमेंटम जनरेट हुआ, ठीक। और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए हुआ। तो कितना मोमेंटम जनरेट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, कितना फोर्स वॉल के थ्रू बॉल पर लगा है, ठीक है, और कितने टाइम तक के लिए लगा है। भाई जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगी वॉल, उतना ज़्यादा मोमेंटम इनिशिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक बात हुई। और दूसरा, जितने टाइम तक लगाएगी फोर्स वॉल, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम जनरेट होगा। यानी दोनों ही चीज़ों के प्रोपोर्शनल हो गए। यानी कि जो मोमेंटम जनरेट होगा वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल, यानी कितना ज़्यादा फोर्स है उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। और नंबर दो, कितना ज़्यादा टाइम तक वो कांटेक्ट में रहा, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू कांटेक्ट टाइम। ठीक है, या इसी को कहते हो F इंटू डेल्टा टी। कितना फोर्स लगा वॉल के थ्रू, कितने टाइम तक लगा, वो आप कहोगे तो ये मिलेगा आपको इम्पल्स। और जब आप इसकी यूनिट निकालोगे तो न्यूटन और ये है सेकंड, तो ये आपको मोमेंटम की ही यूनिट मिलेगी। यानी अगर आप इसको देखोगे F डेल्टा टी मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा, ये आएगा इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आएगा। ये फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी इन शॉर्ट
पहले मोमेंटम क्या था बॉल का, वो हुआ P1, बाद में F फोर्स लगाया गया वॉल के थ्रू, किसमें, बॉल में लगाया गया, डेल्टा T टाइम के लिए लगाया गया, तो मोमेंटम इस डायरेक्शन हो गया P2। तो कितना आएगा F डेल्टा T की वैल्यू, बाद का मोमेंटम इंटू स्टार्टिंग का बाद का मोमेंटम माइनस स्टार्टिंग का मोमेंटम, P2 माइनस P1 आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, यानी कि F डेल्टा T यानी अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट वुड बी इक्वल टू P2 माइनस P1। यूनिट इसकी मोमेंटम की यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकंड। जब आप यूनिट लिखोगे तो आप लिखोगे न्यूटन सेकंड, ठीक है। मोमेंटम की यूनिट नहीं लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लिखेंगे न्यूटन सेकंड इम्पल्स की। अब इम्पल्स एक फोर्स है, ठीक है, और ये इम्पल्स बहुत सडन चेंज कर देता है मोमेंटम में। तो बहुत टाइम तक इम्पल्स को एक अलग कैटेगरी के फोर्स में रखा गया था, उसका नाम था इम्पल्सिव फोर्सेस। बट जब न्यूटन आए और न्यूटन ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स दिया, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन ने इस इम्पल्सिव फोर्स को जनरल फोर्स के कैटेगरी में ही रखा, ठीक है। तो अब ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, बस इम्पल्सिव फोर्स को इतना ध्यान रखना है कि बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है और बहुत थोड़े टाइम के लिए लगता है और फट से मोमेंटम को चेंज कर देता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आती है और आप बहुत थोड़े टाइम में बॉल को हिट करके और रिवर्स कर देते हो, तो आपकी जो बॉल है और बैट है उनका कांटेक्ट टाइम तो बहुत कम है, लेकिन जो आप फोर्स लगाते हो वो बहुत ज़्यादा होता है फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट, ये आएगा आपका चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने 9th में भी पढ़ा होगा। सिंपल है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक जो एक्शन फोर्स है उसके लिए इक्वल अमाउंट में, इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है। यानी एक्शन फोर्स इधर है तो रिएक्शन फोर्स इधर है। तो यह हमने पढ़ा है 9th क्लास में, 11th में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू गुजरेंगे। आपने पढ़ा, आप जानते हो प्रैक्टिकली, जब आप एक स्प्रिंग को प्रेस करते हो तो आपका एक्शन फोर्स है, और प्रेस करके और आप जब उसको दबाए रखते हो तो आपके उंगली में यानी फिंगर्स में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता रहता है। अगर आप ना दबाओ तो नहीं लगेगा फोर्स, आप सिंपली टच करो उसको ऐसे तो उसका भी आपको टच फील होगा, बस आप दबाओगे थोड़ा तो उसका फोर्स आपको होगा, फील होगा। यानी कहीं ना कहीं फोर्स जो होता है वो पेयर के फॉर्म में मिलता है। फोर्स कभी सिंगल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, फोर्स हमेशा पेयर में होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, फोर्स जो होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन से होगा, कोई दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन से ही फोर्स होगा, अलोन फोर्स कभी नहीं हो सकता। किसी के दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ग्रेविटी के कारण तो हम देखते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर तो एक तरफा फोर्स लग रहा है, सिर्फ नीचे ही फोर्स लग रहा है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसमें दूसरा तो फोर्स है ही नहीं। और जब ये एक्सेलरेट करता है, हमेशा कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दें वो नीचे गिर जाता है, तो उसमें तो सिंगुलर फोर्स हुआ, एक ही हुआ। ऐसी बात नहीं है। इस पर अर्थ के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमने ग्रेविटेशन में 9th में पढ़ा, 11th में भी अभी पढ़ेंगे कि ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी अगर अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है तो ऐसा नहीं कि अर्थ पे फोर्स नहीं लगा रहा, ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर ये क्यों गिर जाता है? क्योंकि इस पे अर्थ के कारण जो फोर्स है जी की वैल्यू के कारण वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये सडनली नीचे पुल हो जाता है। लेकिन इसके कारण अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो वही है लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो अर्थ का एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन बहुत कम है, निग्लेजिबल। तो जब तक आप वो नोटिस करो उसके पहले तो ये अर्थ में पहुंच जाता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसा लगता है
कि ऑब्जेक्ट्स पे अलोन फोर्स वर्क करता है। फोर्स पेयर में ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अभी कहते हैं कि बहुत डीप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा ही है, और ये म्यूचुअल इंटरेक्शन से है। यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अकेला तो कभी हो ही नहीं सकता किसी में। इस पे अर्थ का है तो अर्थ पर इसका भी है, ये भी मास है तो अर्थ भी मास है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन शॉर्ट हमें ये पता पड़ रहा है कि फोर्स जो होगा वो पेयर में होगा। अब एक्शन फोर्स है एंड रिएक्शन फोर्स है, हम ये पढ़ते हैं। इसके पहले हम ये जानें कि जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा एक्सटर्नल फोर्स, वो आता कहाँ से है? वो ऐसे ही आता है। एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए के कारण अगर बी में फोर्स जा रहा है तो ज़रूर बी के कारण ए में फोर्स लगेगा। ये हमने अभी अभी दो एग्जाम्पल देखे, स्प्रिंग एंड फिंगर का देखा, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ का देखा। ये दोनों ही एक दूसरे में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो अब एक्सटर्नल फोर्स की अपन चर्चा कैसे करें? जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर अलोन फोर्स की बात करते हो, दूसरे पे नहीं करते, दूसरे में भले वही लग रहा हो लेकिन सिर्फ एक पे करते, तो वो जो फोर्स लग रहा होता है वही एक्सटर्नल फोर्स होता है, और ये कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट से ही आता है। जैसे आप टेबल को धक्का दो हाथ से, तो आपके हाथ में भी धक्का आएगा, बट जब आप टेबल पे फोर्स की बात करोगे तो ये कहोगे हाथ से टेबल में फोर्स लगाया, वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। आप पे क्या आया इसकी कैलकुलेशन नहीं की जा रही है, टेबल पे तो एक्सटर्नल हो ही गया, ठीक है, यानी टेबल पे अकेला फोर्स लगा। ठीक, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन्हीं सब बातों को इकट्ठा करके और कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्शन है तभी रिएक्शन है, यानी एक्शन पहले है और उसके बाद में रिएक्शन है, एक्शन ना होती तो रिएक्शन ना होती। मैंने आपको पहले ही कहा है कि पेयर में फोर्स होता है तो फिर एक्शन रिएक्शन की बात ही नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए जी होता है, इसलिए हम कह देते हैं एक्शन रिएक्शन। किसी एक फोर्स को हम एक्शन कह देते हैं और बदले में हम दूसरे को रिएक्शन कह देते हैं, लेकिन ये होते एक ही साथ हैं। आप टेबल पे ऐसे मतलब प्रेस करोगे आप टेबल को, तो ऐसा नहीं कि आप प्रेस करोगे तो पहले फोर्स टेबल में जाएगा और फिर टेबल से आप में जाएगा, एक ही साथ ये घटना होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस एट सेम टाइम बट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में एक्शन एंड रिएक्शन वर्क करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो एक मिसकॉन्सेप्शन बन जाता है कि पहले एक्शन है और फिर रिएक्शन है, एक्शन ना होती तो रिएक्शन ना होती। नहीं, एक्शन और रिएक्शन होंगे तो एक साथ ही होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, उनमें कोई टाइम लैग नहीं होगा और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में होंगे। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे अगर फोर्स लगा रहा है तो ठीक उसी टाइम पर बी ए में लगा रहा है, उतना ही लगा रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एफ ए, अगर ए पर जो फोर्स लग रहा है उतना ही बी पर लग रहा है तो आप कहोगे एफ बी, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो दूसरे में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। इसी को आप लिख सकते हो एफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन। इस पे बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हम एक एक एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे तो सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।